नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए बिल्लो की भीष्म प्रतिज्ञा कहानी का चौथा भाग। तीसरे भाग में आपने सुना कि कहानी का नायक जो अपने खेत बेचने गया है और वह अपने बचपन के मित्र बिल्लो से मिलता है खाने पर। तो उसे जब यह पता चलता है कि वह खेत बेचने आया है तो वह कहती है कि जब खेत था तब तो इतने वर्षों बाद आए, और जब यह खेत भी बेच दोगे तब तो यह मानना चाहिए कि यह तुम्हारा आखिरी आना है इस गांव में। इसके बाद क्या होता है लीजिए सुनिए। बिल्लो सही कह रही थी, बेचना ना होता तो मैं गांव पहुंचता ही क्यों। जब बिक जाएगा तो उसके बाद यहाँ आने का प्रश्न कहाँ। फिर बिल्लो ने रेट सुनने के बाद कहा, तो के हर बिगहा यानी बीघा पर 2-2.5 लाख रुपया कम मिलत बा। ऐसन बात जब पहले सही दाम पता करा। यह बात मुझे बराबर मतने लगी थी। मैंने कहा ठीक है। वाकई जब मैं खेत पर गया तो रिश्तेदार के कई झूठ सामने आए। उन्होंने कहा था खेत ऊसर गांजर है, 4 आने मालियत का है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। जिसे बटाई पर दे रखा था, जो कभी कभार कुछ पैसा मनी ऑर्डर करता था, हमेशा यह कहते हुए कि फसल कायदे से भाई नहीं, दाम मिले नहीं। उसने भी कई बातें बताई। मैंने उससे शिकायत की, भाई जब खेत मैंने दिए थे तो 8 आने मालियत के थे। तुम बीज खाद सिंचाई के भी पैसे बराबर लेते रहे, फिर खेत 4 आने मालियत के कैसे हो गए? कहाँ गए सारे पैसे? इस पर वह भड़क कर बोला, भैया 8 आना दिए थे तो आजो 8 आना है, कौनो झूठ बोला है आपसे? मैं चुप रहा। खेत की कीमत के बारे में भी उसने बिल्लो की ही बात को एक तरह से दोहरा दिया। सारा घालमेल सुनकर मैं परेशान हो गया, मेरा सिर चकराने लगा। तभी उसने एक और प्रस्ताव रखकर मुझे हैरान कर दिया। बिना लाग लपेट के बोला, भैया जो भी हो, आपका खेत बिकवा रहा है, वो आपको ठग रहा है। हमें 2 सारी जिम्मेदारी, हम इसे बढ़िया दाम दिला देंगे। जितना कमीशन उनका दे रहे हो उससे 2 पैसा कम दे दो, तबो हम काम कह दे। एक झटके में वह बोल गया था यह सारी बात। ड्राइवर बगल में खड़ा था। मैं परेशान हुआ कि यार रिश्तेदार को बता देगा। मैंने बात बदलते हुए कहा, नहीं कोई ठग वग नहीं रहा है। वो भले आदमी है, दलाली फलाली उनका काम नहीं है। साझीदार समझदार आदमी था। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो गलत समय पर सही बात बोल गया है। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, नहीं भैया, मतलब ये नहीं था। हम ये कहना चाह रहे थे कि और केहू से कहेंगे तो वो अपना कमीशन लेगा। हमें बताइए, हम ये काम आसानी से कर दे। इतना दिन से जोतत बोवत है, एहू नाते हमारा हक पहले बनत है कि हम कुछ करी। और इतना दिन फसल उगाए, परिवार की रोटी दाल, भैया ये कहतो ऐसे मिलत बा। अब बेचे चाहत है तो बेचा भैया, मालिक है तू। मगर ये कमुआ हमें करे देवत तो दाल रोटी चलावे के बरे कुछ इंतजाम हो जाए, काम धंधा करे बरे कुछ पैसा इंतजाम हो जाए। उसकी दयनीयता, चेहरे पर भावुकता देखकर मुझे उस पर दया आ गई। उसका लॉजिक भी मुझे सही लगा। मैंने बड़े स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और चहलकदमी करता हुआ ड्राइवर शिखर से थोड़ा दूर ले जाकर कहा, तुमने अब तक जो कहा सही कहा। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि तुम जोतते बोते आए हो तो पहला हक जरूर तुम्हारा ही है। अब जो भी करूँगा कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। रोटी दाल पर कोई असर नहीं आने दूंगा। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें गीली हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया तोरे सहारे अब तक हमारा परिवार जियत रहा, आगे वो ई का बनाए रखो। जिंदगी भर तुम्हारे एहसान न भूलब। मैंने उसकी पीठ थपथपाकर आश्वस्त किया। कहा, कल तुमसे फिर बात करूंगा। वह चला गया। मैंने शिखर से कहा, तुम्हारे हिसाब से कितने तक में बात सही रहेगी? तो उसने भी बिल्लो और बटाईदार की बात का ही समर्थन कर दिया। मैं अपने जिस खेत की मेड़ पर खड़ा था उसमें गेहूं की फसल लगी थी। उसकी बालियां, तने सब सुनहले पड़ चुके थे। उसके आसपास के खेतों में भी दूर दूर तक गेहूं की फसल लगी थी। सब हफ्ते 2 हफ्ते में कटाई के लायक हो गई थी। मैंने देखा कि शिखर ऊब रहा है तो मैंने उससे कहा, आओ तुम्हें खेत पर चलते हैं। आओ तुम्हारे खेत पर चलते हैं। मुझे लगा जैसे उसका मन मुझे अपने खेत तक ले जाने का नहीं था। उसने कहा, भैया गर्मी बहुत बा,
डाँड़े मेढ़े काफ़ी दूर चलना पड़ेगा, थक जाएंगे, आपकी आदत नहीं है। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मेढ़ पर भी खूब चला हूँ, दौड़ा हूँ। तब तुम बहुत छोटे थे, आज फिर पुरानी याद ताज़ा करता हूँ। वैसे मेरा यकीन है कि मैं तुमसे कम आज भी नहीं चलूँगा। शिखर कोई रास्ता न देख कर बोला, ठीक है भैया चलिए। ड्राइवर को मैंने गाड़ी में चले जाने को कह दिया। वह थोड़ी ही दूर पर चक रोड पर गाड़ी खड़ी किए हुई था। वह भी गर्मी में आगे मेड़ पर चलना नहीं चाहता था। मैंने उससे पानी की बोतल गाड़ी में से मंगवा ली थी, शिखर के लिए भी। दोनों ने बोतल से कुछ पानी पिया और चल पड़े मेड़ के किनारे किनारे खेत में ही किए। गेहूं की फसल उस खेत में मेड़ से 7-8 इंच दूर हटकर लगी थी। चलते वक्त बालियां हम दोनों के पैरों से टकराकर अजीब सी सर्रसर आवाज़ कर रही थी। बीच इसमें ऐसी स्थिति भी आ रही थी जब हमें मेड़ पर चढ़कर संभलते हुए चलना पड़ रहा था। शिखर परेशान ना हो इसलिए मैं लगातार उससे बातें कर रहा था। 5:30 बजने वाले थे। सूरज हमारे ठीक सामने अब भी धधक रहा था। धूप अब भी बड़ी तीखी थी। मेरे कॉलर और बाहों के आसपास शर्ट पसीने से भीग रही थी, शिखर की भी। मैं रुमाल से बार बार चेहरे और गर्दन के पास पसीना पोंछ रहा था। करीब 3 खेत क्रॉस करने के बाद ही मैं हांफने लगा, मगर शिखर अभी भी मेरे जितना नहीं थका था। मुझे बोलने में जितनी तकलीफ हो रही थी उतना उसे नहीं। 3 खेत बाद ही मैंने पूछ लिया, अभी और कितना दूर है? तो वह बोला, बस भैया 4 खेत बाद अपना खेत है। वो आगे जहाँ 2 पेड़ दिख रहे हैं वो अपने ही खेत में है। मैं सामने देखने लगा तो तेज़ धूप के कारण आँखें को पूरी खोल नहीं सका। तेज़ धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। पेड़ों की दूरी जो मैं समझ नहीं पा रहा था, उससे मुझे लगा कि कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। मगर कुछ देर बाद महसूस किया जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेड़ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूरी है कि कम ही नहीं हो रही है। 2 खेत और क्रॉस करते करते मुझे लगा कि अब बैठ जाना पड़ेगा। पसीने से अब पूरी शर्ट भीग गई थी और पैंट का हाल मत पूछिए। मगर शिखर मेरे जितना नहीं भीगा था। आखिर एक जगह मैं पेड़ पर बैठ गया। मेड़ पर बैठ गया। फिर पानी पीने लगा, शिखर भी। मैंने उससे कहा, यार ये पेड़ हमसे आगे आगे क्यों भागे जा रहे हैं? शिखर हंस पड़ा, बोला, भैया मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ हम लोगों की तो आदत है, आप चाहें तो यहीं से वापस चलिए। वहाँ जाकर वापस भी तो आना है, और ये धूप अभी घंटे भर से तो ज़्यादा रहेगी ही। उसकी इस बात ने मेरी हिम्मत कमज़ोर कर दी थी। मगर रिश्तेदार की धूर्तता ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है। आए हैं तो हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पता करना ही अच्छा है, नहीं तो सब ठगते रहेंगे। यह सोचकर मैंने एक बार फिर दोनों पेड़ों को देखा और हंसकर कहा, नहीं डियर, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जाकर आराम से वापस आ जाऊंगा। हाँ, पसीना ज़रूर ज़्यादा हो रहा है। शहर में पैदल चलने की आदत शुरू से ही नहीं पड़ पाई, इसी वजह से वेट ज़्यादा है, फैट भी बढ़ा हुआ है। शिखर ने कहा, हाँ आप हाँफ भी रहे हैं। हाँ, आप हाँफ भी बहुत रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ चलिए। मैंने कहा, मंजिल सामने दिख रही हो तो छोड़कर वापस चल देना ठीक नहीं। आओ चलते हैं। मैंने पानी पिया और उठकर चल दिया। पसीना बहाते हाँफते एक घूंट पानी पीते आखिर शिखर के खेत में पहुंच गया। उसके एक खेत में जहाँ पेड़ लगे थे उसी की छाया में हम दोनों बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद शिखर के वो खेत भी दिखे जो पड़ते पड़े थे। उनके बंजर होते जाने शिखर की लापरवाही पर मुझे कष्ट हुआ। उठकर कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसके बंजर खेतों के आगे ही कुछ दूर तक कई खेतों में एलोवेरा लगे थे, जिसे वह घी ग्वार या ग्वार पाठा भी कहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक साथ इतने खेतों में एलोवेरा की खेती कौन कर रहा है। मैंने शिखर से पूछा तो उसने बताया कि यह सब बिल्लू बुआ के खेत है। कई साल पहले उन्होंने औने पौने दाम में कप्तान चच्चा की 8 बीघा ज़मीन खरीद ली। वो लोग भी कई साल यहाँ आते नहीं थे। खेत बंजर हो गए तो बेच दिया, और बिल्लू बुआ उसी बंजर ज़मीन से इतना कमा रही हैं कि पूछिए मत। शिखर ने बताया कि उन्होंने एक बाबा की कंपनी से बात कर रखी, सारी पैदावार ट्रकों में भरकर चली जाती है, बहुत अच्छी कमाई हो रही है।
मैंने कहा, आखिर तुम क्यों नहीं करते? जब इतना फ़ायदा है, उन्हीं की पैदावार के साथ साथ तुम्हारी भी चली जाया करेगी। बिल्लू मना थोड़े ही करेंगी। तब शिखर ने कहा, ऐसा है भैया कि सब तो छोड़कर शहर भाग गए। मेरा भी मन यहाँ नहीं लग रहा। पापा जब तक है तब तक हम भी हैं। मैं भी शहर में ही कुछ करना चाहता हूँ। शिखर ने आगे जो बताया उस हिसाब से ना तो उसकी पढ़ाई ऐसी थी कि उसे चपरासी से आगे कोई नौकरी मिल पाती, ना ही कोई ऐसा काम जानता है कि उसके हिसाब से शहर में कुछ कर पाएगा। मुझे लगा कि यह बाप की बात खेत घर सब बेच बाच कर चला जाएगा, शहर में कुछ कर नहीं पाएगा और फिर एक दिन सड़क पर आ जाएगा। यह सोचकर मैंने उसे समझाया कि शहर में तुम्हारे लिए जितनी संभावना है उससे कहीं बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहीं भरी पड़ी हैं। जब बिल्लू यहाँ बंजर खेतों में ग्वार पाठा उगाकर ढेरों कमा सकती है तो तुम क्यों नहीं? फिर इस खेती में भी तो बाकी फसलों की खेती की तरह ना तो खेतों को बहुत तैयार करना पड़ता, ना बार बार सिंचाई का झंझट है। उपज पूरी की पूरी बिक जाने की गारंटी। इस पर शिखर खुल कर बोल पड़ा, भैया मैं भी शहर की चकाचौंध भरी लाइफ का मजा लेना चाहता हूँ। मैंने समझाया कि बिना पैसे के किसी भी लाइफ का मजा नहीं ले सकते। यहाँ तुम्हारे पास इतने साधन है कि आराम से बढ़िया कमाई कर सकते हो। फिर जब मन हो शहर जाओ, घूमो फिरो, शहर देहात दोनों का मजा ले लो। शहर वाले दोनों का मजा नहीं ले पाते। शिखर ने फिर कहा, भैया परिवार का कोई एक सदस्य भी यहाँ रहता, बराबर आना जाना भी बनाए रखता, तब भी मैं हिम्मत करता। लेकिन आप सबके साथ साथ घर के बाकी सब भी चले गए। आना जाना छोड़िए, भैया लोग फ़ोन करना भी छोड़ दिए हैं। फ़ोन करने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करते। बहनों का भी यही हाल है। ऐसे में अब मैं यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, मेरा जी घबराता है। कैथान के जितने पट्टीदार अपने लोग थे, उन घरों का भी यही हाल है। सब छोड़ छोड़ कर जा चुके हैं। वही लोग थोड़े बहुत बचे हैं जिनके पास वहाँ जाकर कुछ करने के लिए कोई साधन या फिर पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। दूसरे यहाँ इतनी गंदी राजनीति चल रही है, इतनी मारकाट है कि शांति से रहा ही नहीं जा सकता। आप एकदम अलग रहना चाहें तो भी संभव नहीं है। कोई ना कोई अपने गुट में अपने साथ करने के लिए इतना परेशान करेगा कि आपको एक में शामिल होना ही पड़ेगा। बवाल सिर पर मोल लेना ही होगा, या गांव को अलविदा कहकर कहीं और जाइए, नहीं तो हर तरफ से सब इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि कहीं के नहीं रह जाएंगे। बिल्लू बुआ भी इन्हीं सब से परेशान होकर राजनीति में कूद पड़ी। मगर भैया सब तो बिल्लू बुआ नहीं हो सकते ना। फिर उनकी भतीजे की जान को खतरा हमेशा बना रहता है। आपने देखा ही है कि 2-4 बंदूकधारी उनको घेरे ही रहते हैं। सब उनको यहाँ का उमा भारती कहते हैं। उन्होंने जितना रिस्क लेकर मुज्जी मियाँ की प्रधानी की बरसों से चली आ रही दबंगई को हमेशा के लिए खत्म किया, उस बारे में कोई सोच भी नहीं पाता था कि मुज्जी की दबंगई को कोई खत्म भी कर पाएगा। बिल्लू इतनी दबंग और इतना कुछ कर चुकी होंगी, यह जानकर मैं हैरान रह गया। कुछ देर मैं एकटक शिखर को देखता ही रह गया। मैं बिल्लू की और बातें जानने के लिए बिल्कुल व्याकुल उठा। शिखर बताता जा रहा था, उसकी बात हैरान करती जा रही थी। अब तक हमारा पानी खत्म हो चुका था। सूरज भी दूर क्षितिज में करीब करीब ढल चुका था। क्षितिज पर एक जगह एक अर्धचंद्राकार घेरे में केसरिया प्रकाश और गहरा हो गया था। पक्षी अपने अपने घरौंदों की ओर चहचहाते हुए उड़ान भर रहे थे। हमारा गला सूख रहा था। हम बातें करते हुए उठे और गाड़ी की ओर चल दिए। गाड़ी तक पहुंचने में हमें आधा घंटा लगा। गाड़ी में से और पानी की बोतल निकालना चाहा तो एक ही मिली। जो बोतलें छोड़ गया था उसे ड्राइवर महोदय गटक गए थे। शिखर की बातों ने मुझे कई मुद्दों पर असमंजस में डाल दिया था। मैं खेत में जाते वक्त जहाँ यह सोच रहा था कि आज जौनपुर लौट जाऊँ रिश्तेदार के यहाँ, जिससे वहाँ आराम से सो सकूँ। वहाँ जनरेटर वगैरह सब है, सोने के लिए आरामदायक अलग रूम है। मगर अब मन में आ रहा था कि रुक जाऊँ, शिखर से रात भर और बातें करूँ। असल में मैं खेतों की कीमत के साथ साथ अब बिल्लू के बारे में और जानना चाह रहा था उसके अब तक के असाधारण जीवन के बारे में। साथ ही पता नहीं क्यों मेरे मन में शिखर को समझा बुझाकर गांव में ही अपना भविष्य संवारने के लिए तैयार करने की तीव्र उत्कंठा पैदा हो गई थी। मुझे सिगरेट पीते कुछ देर चुप देखकर शिखर ने घर चलने को कहा। तभी मुझे बिल्लू से बात करने की बात याद आई कि उसने कहा था कि देख दाख के बताना। यह याद आते ही मैंने शिखर से कहा, हाँ चलता हूँ, बस 2 मिनट।
इसके बाद उससे थोड़ा अलग हटकर बिल्लो से बात की। संक्षेप में उसे सारी बातें बताते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, वापस भी जाना है। तो वह बोली, ऐसा है, तुम हमें थोड़ा टाइम दो, जैसा चाहोगे हम करा देंगे। शिखर से उसके बारे में तमाम बातें जानने के बाद मुझे बिल्लो की बात पर पूरा यकीन था कि वास्तव में वही मेरा काम सही ढंग से कराएगी और कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी। फिर बिल्लो ने मुझसे अपने यहाँ रुकने का आग्रह किया, साथ ही यह उलाहना भी दिया कि हम तो कल से इंतज़ार कर रहे हैं कि इतने साल बाद आए हो। अरे छोटे थे तब तो कुछ ना कुछ लाना भूलते ही नहीं थे, और अब जब कमाए लगे हो, बड़का बिजनेसमैन बन गए हो, तो पूछ तक नहीं रहे हो कि बिल्लो कैसी हो, तुम पर काका बीती अब तक। बिल्लो आखिरी सेंटेंस तक पहुँचते पहुँचते भावुक हो गई। उसकी भर्राई आवाज़ भर्राई सी लगी। मैं बड़े अचरज में पड़ गया कि यह मुझ पर अब भी इतना अधिकार समझती है। मुझे लगा कि उसकी बातों ने मुझे एकदम पानी पानी कर दिया। कुछ देर मुझे कोई जवाब ना सूझा। मैं चुप रहा तो बिल्लो फिर बोली, कुछ गलत बोल दिए हुई तो माफ़ करना। यह कहकर उसने मुझे और भिगो दिया। मैं लज्जित हुआ सा बोला, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ कृपया ऐसा मत कहिए। मैं संकोच में था और मैंने यही समझा था कि आप सब भूल चुकी होंगी। इस पर वह बोली, अरे कैसन बात करत हो, ई सब कहूँ भूलत है। अरे हमरे कलेजे में सब वैसे ही आज भी बसा है जैसे तब था, एकदम ताज़ा अभिनु सारी बात। अच्छा पहले ही बताओ, ई दुश्मन के नाही आप काहे किए जा रहे हो। हम अभिनु तोहार उहे बिल्लो हई और हमेशा रहा, जेकरे साथे तू लड़कपन में छिप के खलिहाने में तो कहीं बीटा के किनारे इमली गट्टा शक्कर से बनी गवई मिठाई कमपट टाफी खाया करते थे। तू शहर के मनई सब भुला दिए, लेकिन हम में नए भुलान बा। हम तो एक कल जब से देखे आई तब से इंतजार करते कि हमरे लिए जो लाए होगे अब दोगे। बचपन की तरह लोगों से नज़र बचाकर चुपके से मेरे हाथ में थमाओगे, कहोगे लो बिल्लो, या तुम्हारे लिए लाया हूँ। मगर बिल्लो की ऐसी किस्मत का भूल गए सब यहाँ से निकलते ही। बिल्लो की आवाज़ फिर भारी होने लगी थी। मेरी मना स्थिति ऐसी हो रही थी कि ऐसा क्या कर डालूं कि बिल्लो का दर्द पी जाऊं। उसकी शिकायत नहीं, उल्हानों को फूल सा बना सब उस पर बरसा दूं, उसे इतनी खुशी दूं कि वह पिछले सारे दर्द भूल जाए। मैंने बिल्लो से कहा, मुझे अब और शर्मिंदा ना करो, मैं आज तुम्हारे यहाँ ही रुकूंगा, बस घंटे भर बाद आता हूँ। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे क्या करना है यह मैं बात करते करते ही तय कर चुका था। शिखर यह सुनकर चौंक गया कि मैं आज बिल्लो के यहाँ रुकूंगा। वह कतई नहीं चाहता था। उसने गाँवों में छल छद्म से बदला लेने मारने पट्टीदारी हाथ के भय क्षण भर में दिखा दिए, मगर बिल्लो की भावनाओं के आगे मुझे यह सब बकवास के सिवा और कुछ न लगे। मैंने उससे दो टूक कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल तुमसे फिर मिलूँगा। अभी तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे बोलने नहीं दिया। उसे घर पर छोड़ा और ड्राइवर को भी उसी के हवाले कर कहा, ये भी तुम्हारे पास रुकेंगे। शिखर बड़े बेमन से माना। खेत से घर तक मैंने गाड़ी खुद ड्राइविंग की अपनी पूरी कुशलता दिखाकर मैंने ड्राइवर को सेटिस्फाइड कर दिया कि गाड़ी मैं अकेले ही ले जाऊंगा। वह मेरी फास्ट शार्प ड्राइविंग देखकर जब उतरा तो बोला भी, भैया जी आप तो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। फिर मैंने उसी के सामने रिश्तेदार को फ़ोन कर बताया कि आज मैं कहाँ रुकूंगा और ड्राइवर कहाँ, साथ ही गाड़ी मैं ले जा रहा हूँ। रिश्तेदार खुशी खुशी बोले, ठीक है। गाड़ी को लेकर ड्राइवर किसी असमंजस में ना रहे, इसीलिए मैंने यह किया। उनको वहाँ छोड़कर मैं वहाँ से सीधे जौनपुर सिटी गया। रास्ता ना भूलूं इसीलिए मोबाइल में GPS ऑन कर दिया। 7 बजने वाले से मैंने पूरी रफ्तार में गाड़ी भगाई कि कहीं मार्केट बंद ना हो जाए। सबसे पहले ATM से ज़रूरत भर का पैसा निकाला, फिर बिल्लो के लिए एक महंगी खूबसूरत सी साड़ी खरीदी, उसे खूबसूरती से पैक कराया। परिवार के बाकी लोगों के लिए भी गिफ्ट लिए, भतीजे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के लिए भी कपड़े लिए, जिससे वह किसी तरह से ऑड ना लगे। फिर एक और चीज़ लेकर जेब में रख ली कि उसे बिल्लो को एकदम अलग करके दूंगा, चुपके से, जैसे बचपन में देता था।
उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर। मैं इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में था कि सिगरेट और वहीं रेलवे स्टेशन के पास मिनरल वाटर की 10-12 बोतलें लेकर डिक्की में डाल ली। लेकिन घर बीवी बच्चों से बात करना भूल गया। मैं बिल्लो के पास पहुंचने की जल्दी में था। वापसी में रास्ते में था कि तभी बिल्लो का 2 बार फोन आ चुका था। वह समझ रही थी कि मैं चाचा के यहाँ हूँ। मैं उसे कुछ बता नहीं रहा था, बस जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वापसी में तमाम जल्दबाजी के बावजूद गांव के रास्ते में बड़े बदलाव देखता चल रहा था। लाइट का टोटा था, लेकिन फिर भी मकानों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। मुख्य सड़क और अंदर गांव में बनी आरसीसी सड़कों पर लोगों का आना जाना अब भी था। बाजार करीब करीब बंद हो रहा था। बिल्लो के घर के सामने गाड़ी रोकी तो 9:30 बज गए थे। उसकी भी दुकान बंद हो चुकी थी। 5 सीढ़ियां चढ़कर बिल्लो के घर के अंदर पहुंचना होता है। मेन बैठक का दरवाजा तो खुला था, लेकिन चैनल पूरा बंद था। लाइट बाहर भी जल रही थी और अंदर बैठक में भी। एलईडी बल्ब यहाँ भी रोशन थे। मोदी का इफेक्ट साफ दिख रहा था। मेरी गाड़ी रुकते ही बिल्लो चैनल के पास आई। उसका एक हिस्सा किनारे खिसका कर खोलती हुई अपनी बुलंद आवाज में बोली, आवा बड़ा देर कह दी है, चच्चा ज्यादा प्यार दिखावे लगा रहन का। बिल्लो ठेठ गवई स्टाइल में आगे थे। मैं जब से गांव में आया था तब से एक चीज देख रहा था कि लोग यह जानकर कि मैं शहर से आया हूँ ज्यादा से ज्यादा कोशिश खड़ी बोली में बात करने की कर रहे थे। वह यह भी नहीं समझ रहे थे कि मैं सूरत गुजरात में खड़ी बोली से ज्यादा गुजराती बोलने का अभ्यस्त हूँ। यह मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। नकलीपन से मैं बड़ी जल्दी उबने लगता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता जब मुझसे लोग अपनी स्थानीय बोली में बात करते। बिल्लो भी यही घालमेल बार बार करती रही और लगातार कर रही थी, मगर मैं चाहकर भी टोक नहीं पा रहा था। इस समय जब वह अपने मौलिक अंदाज में बोली तो मुझे अच्छा लगा। मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा भर रहा था। जब मैं गिफ्ट के सारे पैकेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा तो वह बोली, अरे ये सबका लिए हो। मैं मुस्कुराता रहा और उसके सामने पहुंचा तो वह अंदर पड़ी तख्त की तरफ इशारा करके बोली, आवा बेटा। फिर चैनल बंद किया। आकर बैठ गई। मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाकर तख्त पर ही और बोली, बड़ा देर कह दी है, कहाँ चला गया रहा। बिल्लो सामान देखकर समझ गई थी कि मैं चाचा के यहाँ नहीं था, कहीं और गया था। मैंने उसकी उत्सुकता शांत करते हुए कहा, अपनी गलती सुधारने गया था। खेतों के चक्कर में यही भूल गया था कि जीवन में रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। उनकी मर्यादा, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है। साड़ी का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, यह तुम्हारे लिए है। बिल्लो ने चौंकते हुए कहा, अरे ये सब का। वह कुछ बोले उसके पहले ही मैंने कहा, मना मत करना, ये कोई सामान्य गिफ्ट नहीं है, ये मेरी भावनाएं हैं तुम्हारे लिए, जो तमाम परिस्थितियों के चलते दिलो दिमाग में कहीं गहरे दब गई थी, जो तुम्हें देखने के बाद कुछ कुलबुलाई थी और शाम को तुम्हारी बातों ने दबी भावनाओं को एकदम सामने कर दिया। बिल्लो फिर कुछ नहीं बोली। डिब्बा हाथों में लेकर मुझे देखने लगी तो मैंने कहा, खोल कर नहीं देखोगी। बिल्लो ने डिब्बा खोलकर जब साड़ी देखी तो कुछ क्षण खुशी से देखती रही, फिर बोली, इतनी महंगी साड़ी तो हम कब्बो पहरबे नहीं की है। मैंने फिर कहा, ये सिर्फ मेरी भावनाएं हैं जिनका मूल्य तय करना संभव नहीं। बिल्लो ने साड़ी दोनों हाथों में लेकर चूम ली। तू सही कहा था, महंगी या कुछ भी कहना तोरे भावना के ठेस पहुंचाना होगा। हमरे बदे ई का बा हम कुछ कही नहीं सकित। हमरे बातें के इतना ध्यान देबा, दिल से लगा लेबा, ये हम सोचो नहीं पाए रहे। तभी मैंने भतीजे और उसके परिवार के गिफ्ट सामने करते हुए कहा, कहाँ हैं सब लोग। तो बिल्लो बोली, यही मड़ियाऊ में भौरिया के मामा की बिटिया ब्याही बा, वही के बेटवा भाबा, आज होकर छुट्टी बा, वही सब गा है। मैंने पूछा, तुम नहीं गई। तो बिल्लो ने कहा, नहीं, हम इस सब जगह नहीं जाइत। यहाँ हालत ऐसन बा, जले वाला दुश्मन इतना है कि घरे में ताला नहीं लगा सकित। समन्वय वाला मकान में दुकान में काम करे वाले और 2-3 आदमी और बाकी सब यहाँ रहत हैं। वहाँ भी देखे रहते हैं, यहाँ भी। ई रतिया में हम यहाँ सब देखे थे।
ई सब कैथाने में जो नवा घर बना है बनाबा हुआ जात है, खाना पीना सब यहीं होता है। यह सब सुनकर मैं बड़े पसोपेश में पड़ गया। यह घर में अकेली यह गांव का मामला है, मुझे यहाँ रुकना क्या, इस समय यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। मेरे मनोभाव पता नहीं बिल्लो समझ पा रही थी कि नहीं, लेकिन मैं परेशान हो रहा था। मैंने जल्दी ही पूछ लिया, भतीजा कब लौटेगा? तो बिल्लो बोली, नहीं आज सब वहीं रुकेंगे, कल आएंगे। उसकी इस बात ने मुझे और झटका दिया। क्या करूं क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्लो मेरी मनोदशा जान समझ कर नाराज ना हो इसलिए मैं खुद को संभालने की कोशिश में लगा था। तभी बिल्लो उठी, अंदर जाते हुए बोली, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक हम खाना निकाली थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था तो मैं यंत्रवत सा बोला, ठीक है। बिल्लो ने तखत के सामने एक सेंटर टेबल रखी थी, उसी पर कई अच्छे अच्छे हॉट पॉट ला कर रखे, प्लेट, कटलरी, गिलास, ठंडे पानी की कई बोतलें भी। बर्तनों की चमक की स्थिति साफ बता रहे थे कि ये कभी कभी खास मेहमानों के आने पर ही यूज किए जाते हैं। मैं हाथ धोकर आया तो बिल्लो ने पूछने के लिए मुझे इसी बीच तौलिया भी पकड़ा दिया। वह काम करते समय भी बोलती जा रही थी। उसे अकेले काम करते देखकर मैंने पूछा, सब अकेले कर रही हो, नौकरानी कहाँ चली गई? तो उसने कहा वो भी भतीजे के साथ गई है, काम काज था तो हमने कहा लिए जाओ, काम धाम में हाथ बटाएगी। मुझे तख्त पर बैठने को कहकर उसने एक प्लास्टिक का टेबल कवर मेरे सामने बिछाकर बर्तन रखे। बिल्लो को एक ही प्लेट में खाना निकालते देखकर मैंने पूछा, तुमने खा लिया? तो वह बोली, नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आओ तो तुम्हें खिला दे तब खाएं। मेहमान का खिलाए बिना कैसे खा लेते? उसके तंज पर मैंने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए मेहमान हूँ? अब बिल्लो हंसती हुई बोली, नहीं मेहमान नहीं, हम तो ऐसे ही। अच्छा तो क्या हूँ? अरे घरे के हो, आपन हो, हम तो हंसी में बोल दिए। कहकर वह हंस पड़ी। मैंने कहा, ताज्जुब, तुमने अभी तक खाया नहीं तो अपना भी निकालो, साथ खाएंगे। बिल्लो के संकोच पर मेरी जिद भारी पड़ी। उसने भी अपना खाना निकाला, साथ ही खाया, लेकिन शुरू में संकोच साफ दिखा था। खाते हुए भी हमारी बातें चल रही थी। उसने बताया सारा खाना सूरज की बीवी ने बनाया। मैंने बस यही कहा कि तुम बहुत साल बाद आए हो, शहर में बहुत बड़ा काम धंधा फैला हो, बड़े बड़े होटल में खाए पिए वाला हो तो उहे तरह बनाओ। खाना वाकई बहुत बढ़िया बना था। खीर तो इतनी बढ़िया थी कि मुझे बोलना पड़ा कि इतनी बढ़िया खीर तो बहुत दिन बाद खा रहा हूँ। 2 तरह की कचौड़ी, पूड़ी, दही बड़ा, कटहल का कोफ्ता, पुलाव, सलाद, सब जिस तरह काट कर बनाए गए थे वह तारीफ के काबिल थे। आखिर मैंने पूछ लिया, सूरज की बीवी कितना पढ़ी लिखी है, कहाँ की है? तो बिल्लो ने बताया, है तो यहीं जंघई की। दोनों का कई साल पहले पता नहीं कहाँ से कैसे मिलना जुलना हुआ। जब तक पता चला तो दोनों ऐसा कर चुके थे कि आफत खड़ी हो गई। आनन फानन में शादी का ड्रामा पूरा करना पड़ा। इसके माँ बाप ऐसा परेशान थे कि पूछो मत। महतारी मार अंड बंड बोले जाए, कहे तुम्हारे भतीजे ने मेरी लड़की फंसा ली, मोड़ लिया, लूट लिया उसको, कहीं का नहीं छोड़ा, अब बताओ कहाँ ले जाए उसको। मैंने कहा, आजकल तो लड़के लड़कियों का मिलना जुलना तो मामूली, क्या कोई बात ही नहीं है, फिर इतनी आफत वाली बात कहाँ थी? मैंने कहा, आजकल तो लड़के लड़कियों का मिलना जुलना तो मामूली, क्या कोई बात ही नहीं है, फिर इतनी आफत वाली बात कहाँ थी? तो बिल्लो ने कहा, नहीं भैया, ये दोनों आफत वाला ही काम किए थे। शादी के बाद 7वें महीना में ही महतारी बाप बन गए। कोनो तरह लड़का होए कि पहले एक रिश्तेदार के यहाँ रख के मामला संभालने की कोशिश की गई, मगर ये दुनिया इस तरह की बातें हजार तहों में भी छुपी हो तब भी सूंघ ही लेती है। तो यही हाल यहाँ भी हुआ। कोई मजाक में तो कोई किसी तरह कोच ने ताना मारने से बाज न आता। तुम जानते हो कि हम इस तरह की नौटंकी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसे एक दिन यहीं की पट्टीदार में कुछ काम धाम रहा, वहीं कई जने मिल के मजाक मजाक में हमें उधेड़े शुरू किए। तो हम सोचन बहुत हुआ तमाशा, रोज रोज की नौटंकी आज खत्म। फिर चिल्ला कर कहा, सुनो हो पंचायती लोगन, भतीजा हमारा कुछ भी गलत नहीं किया है, ना वो लड़की। जब दोनों एक दूसरे को चाहत रहे तो प्यार करिए, मिलिए कि एक दूसरे की आरती उतरिए, जो किए अच्छा किए। बच्चा आएगा पेट में तब वो दोनों चोरन छिनारन की तरह छोड़ के भागे नहीं, छाती ठोक के कहा बच्चा भी पैदा करेंगे, शादी भी करेंगे। दोनों के घरों वाला चोरन की नहीं मुंह नहीं छिपाए।
अपने बच्चन का भविष्य गंवारन जाइलन की तरह बर्बाद नहीं किया, उन्हें खुशी दी, उन्हें खोखली नाक के चक्कर में मार काट के कुआं में नहीं फेंका। अरे हम खुश हैं तो दुनिया की छाती पर काहे सांप लौट रहा है। अरे अपन अपन देखो सब जने, मुंह छिपा छिपा के कौन कौन चिनारपन कर रहा है, कहाँ कहाँ कही रहा है, कहाँ कहाँ गुपलवल अवैध संबंध कही रहा है, सब मालूम बा। और कान खोल के सुन ले दुनिया, कोनो दईजार यानी दाढ़ीदार हमरे परिवार की तरफ करिया आँखी बुरी नज़र से देखिस तो जान ले, भतीजा तो बाद में आई, पहले हमें यह हाथन से बोटी बोटी बाल ना टुकड़े कर देना। बिल्लू पूरे ताव में बोले जा रही थी और मैं उसे एकटक देख रहा था। मुझे ऐसे देखते पाकर वह संभली, बोली, तुम सोचा तो यो कि बुल्लैया कैसे फटाफट गाली बके जात है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं देखने की नहीं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बचपन की बिल्लो से ये बिल्लो और कितनी ज़्यादा तेज तर्रार, समझदार, सफल। और मैं कुछ देर चुप रहा तो बिल्लो ने मुझे और शब्द पर ठहर जाने पर बड़ी शरारत भरी दृष्टि से देखा तो मैं आगे बोला, शायद मैं सही शब्द नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसने प्रश्न भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, और दबंग भी। तब मैंने भी आवाज में शरारत घोलते हुए आगे जोड़ा, तीखी भी। मेरे इतना कहते ही वह ठठाकर हंस पड़ी, फिर बोली, अब काहे की तीखी, और है भी कौन यहाँ इसकी अहमियत समझने वाला। अच्छा ही बताओ, हमें कौन सा तीखापन देख लिए हो। अब तक हम दोनों खाना खत्म कर चुके थे। बिल्लो अंदर के कमरों के दरवाजे बंद कर अंदर आते हुए पूछ रही थी। तभी मैं गौर से उसे देखता हुआ उठा, निसंकोच उसकी हथेलियों को पकड़कर ऊपर उठाया, फिर जेब से उसका खास गिफ्ट निकालकर उसकी हथेली पर रखा और मुट्ठी बंद कर दी। फिर उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए कहा, मेरे बचपन की अल्लड़, चंचल, तीखी बिल्लो के लिए वही बचपन वाला मीठा सा गिफ्ट। बिल्लो एकदम शांत रही, चेहरा ऊपर कर मेरी आंखों में देखती रही कुछ क्षण, फिर नीचे नजर कर हथेली को खोलकर मेरा गिफ्ट देखा। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई, बोली, तुमने वाकई मुझे इस समय फिर से बचपन की बिल्लो बना दिया। तुम्हारी इस चॉकलेट का मैं तब हर गर्मी सर्दी की छुट्टी में इंतजार करती थी, और बाद में उसने टल्ले अपने पद की यहाँ से जब लौटी तो उसके बाद तो अपनी ही सुधरी नहीं रही। मगर जब तुम्हें देखा तो फिर इस गिफ्ट का इंतजार करने लगी थी। मगर तब तक स्थिति इतनी बदल चुकी थी कि तुम मेरे पास आ नहीं पाते थे, या ई कही कि हम दोनों ही नहीं आ पाते थे। मैं तुम्हें देखती थी कि तुम मिलने की कोशिश में घर के आसपास आते थे। हमारी भी इच्छा होती थी, लेकिन कदम बढ़ नहीं पाते थे। बिल्लो की आंखें भर आई थी। मैंने उसके हाथों से चॉकलेट लेकर अपने हाथों से उसे खिलाई, फिर उसे उसके तख्त पर बैठा दिया। तभी एक टुकड़ा उसने मेरे मुंह में भी डाल दिया। अब हम दोनों तब बिल्कुल अपने बचपन को ही जी रहे थे। इसमें चॉकलेट ने भी बड़ा रोल प्ले किया। हुआ या कि गड़बड़ी में दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि जौनपुर से बिल्लो के पास पहुंचने तक इतनी तेज़ गर्मी में चॉकलेट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, गीली सी हो जाएगी। जब खोली तब समझ में आया, अपनी मूर्खता पर हंसी आई। गीली चॉकलेट हम दोनों के होंठों और हाथों में लग रही थी। तभी चॉकलेट का एक विज्ञापन आंखों के सामने कौंध गया, जिसमें सीढ़ियों पर बैठे किशोर किशोरी एक नई तरह की गीली सी आई चॉकलेट एक दूसरे को खिला रहे हैं, और उनके मुंह हाथों में फैली हुई है। लेकिन मैं भीतर ही भीतर यह सोचकर परेशान हो रहा था कि यह मेरी बचपन को फिर से जीने की कोशिश कहीं बचकानी हरकत वाला तूफान ना खड़ा कर दे, बिल्लो कहीं नाराज ना हो जाए, कोई आफत ना खड़ी हो जाए। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष भाग अगले में सुनिए।